नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग फ्लैट देख रहे थे। फ्लैट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लाइक आपका होम लोन है, रजिस्ट्री है, इसके बीच में बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। जब आप एक लैंड लेते हैं या फ्लैट लेते हैं या प्लॉट लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो मैक्सिमम लोग, अगर मैं बात करूं 95% लोग को रिक्वायरमेंट होती है होम लोन की। और होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे सस्ता लोन होता है। 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा रहता है, या वो कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, फिर वहाँ से पैसा आता है, फिर वो फ्लैट ले लेते हैं। नहीं तो 95% लोग को होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है। और वहाँ एक डिफ़िकल्टी आती है कि जब आप फ्लैट ख़रीदने जा रहे हैं, तो चूँकि आपकी खुद की एलिजिबिलिटी कितनी है, आप जितना अर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना लोन मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो आज होम लोन के हालांकि होम लोन जब हम लेते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा होम लोन लेने के लिए, उसका प्रोसेस क्या है। तो आज जो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ वो करता हूँ कि होम लोन एलिजिबिलिटी, कि आपका अगर कोई फिक्स इनकम है तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ होता है कि आप कितना अर्न करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप सैलरीड हैं। तो पहला होता है कि आपका मंथली इनकम, और मंथली इनकम में भी हर महीने आपके पास कितना पैसा आता है। तो अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो जो आपकी फ़िक्स इनकम होती है, और उसमें से अगर आपका कोई लोन आपने लिया हुआ है, कोई ईएमआईज़ आ रही है, लाइक कार लोन है, बाइक लोन है, पर्सनल लोन है, वो ईएमआई लेस कर दीजिए। एक एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे कि 40,000 हमारी जो इनकम है, उसमें से 10,000 हमारा कोई ईएमआईज़ आ रहा है, 30,000 रुपये हमारे पास बच रहा है। उसका 50% इन लाख, अगर इसका 50% मैं करूँगा 15 लाख आपका एलिजिबिलिटी बनता है होम लोन के लिए। ये एक मैं मोटा मोटी आपको आइडिया दिया हूँ। इसमें 2-3 लाख रुपया नीचे ऊपर हो सकता है। उसके भी बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। इस कारण से आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं जा रही है, आपने कोई लोन नहीं ले रखा है, चाहे पर्सनल, चाहे कार, चाहे बाइक, तो आपकी जो जितनी इनकम है उस पर आपका कैलकुलेशन होगा। तो हमने मंथली इनकम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि लोन टेन्योर। जो लोन होता है होम लोन, आप इसको 5 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल तक आप ले सकते हैं। जितना लंबा आपका टेन्योर रहेगा, उतनी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। सपोज करिए अगर कोई आदमी लोन लेना चाहते हैं, उनकी उम्र 25 साल है, तो अगर वो 30 साल के लिए लोन लेंगे तो ये 15 लाख के जगह पे उनको 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख रुपए तक मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जिनका उम्र 50 साल है, तो चूँकि 50 साल है, और जो क्राइटेरिया होता है होम लोन का, वो जो प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो मैक्सिमम 60 साल तक के एज को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनका बैंक 65 साल तक जो वर्किंग है वो कंसीडर करती है। तो अगर आप 50 साल के हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको सिर्फ 10 साल के लिए लोन मिलेगा। तो चूँकि टेन्योर कम हो गया, तो वो आपकी इस एलिजिबिलिटी पे जो आपका लोन बनेगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाइए इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है कि वैरी करता है बैंक टू बैंक, लोकेशन टू लोकेशन। कोई बैंक 9% पे हमें होम लोन दे रहा है, कोई 9.5 पे दे रहा है। ये हालांकि ये क्यों डिफरेंस आता है, तो अगर रेट का भी डिफरेंस है, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, अगर कोई 9.5 पे दे रहा है और कोई 9% पे दे रहा है, तो 9% वाले बैंक से आप लेंगे तो वहाँ पे भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा का। उसके बाद आप आइए, हम बात कर लेते हैं ईएमआई पे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि ये 40,000 है, तो उस पर जो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, वो बन रही है 20 लाख रुपए की। लेकिन उसी में अगर आपने कार लोन लिया है
उसका EMI आपका 10,000 रुपये जा रहा है, तो आपकी जो इनकम रह गई वो 30,000 ही रह गई। तो ये फ़र्क आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपका अगर कोई EMI जा रहा है वो भी फ़र्क उस पर डालेगा। अब आइए प्रॉपर्टी वैल्यू की हम बात करते हैं। चूँकि अगर इससे मैं एग्ज़ाम्पल लिया हूँ तो इस तरह अगर इसी एग्ज़ाम्पल पे मैं चलूँ तो 15 लाख की एलिजिबिलिटी है हमारी। अगर कोई 1 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं और वो फ्लैट 15 लाख रुपए का ही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चूँकि आपकी 15 लाख की एलिजिबिलिटी है तो आपको 15 का 15 पूरा लोन मिल जाएगा। पूरा लोन 100% लोन नहीं मिलेगा। लोन जो बैंक देती है वो देती है 80 to 90% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का। तो अगर ये 15 का है तो आपको इसमें 12 से 13 लाख रुपया ही लोन मिल पाएगा, चाहे आपकी एलिजिबिलिटी 15 लाख क्यों नहीं बन रही हो। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितने में आप फ्लैट खरीद रहे हैं उस पर भी आपकी जो होम लोन की एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड्स करती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर मैं अपने फ्लैट की बात करूं तो हमारे जितने भी फ्लैट होते हैं वो रेडी टू मूव इन फ्लैट होते हैं। कुछ फ्लैट अगर ग्रुप हाउसिंग की बात करूं वो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हालांकि जो रेडी टू मूव फ्लैट होता है उसमें तो आपको लोन मिलेगा, बैंक DD बना के देगा, आपकी रजिस्ट्री होगी, जो DD है वो सेलर के नाम से होती है, वहाँ चला जाता है, फ्लैट आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, आपको हैंडओवर मिल जाता है। लेकिन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें बैंक आपको जितना स्लैब जितनी छतें डलती जाती हैं, सपोज करिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, जितनी स्लैब डलती जाती हैं, जितना उस पर लेंटर डलता जाता है, उसी के हिसाब से जो बैंक है वो होम लोन आपको एक बार में दे दिया कि चलिए 15 लाख रुपए आपको दे दिए। बट वो 10% करके, अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 10% करके वो टाइम टू टाइम सेलर को देता रहता है। तो ये आपकी जो जिस तरह का प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ या रेडी टू मूव इन फ्लैट की बात करूँ, उस पर ये चीज़ें डिपेंड्स करती हैं। जब आप फ्लैट, प्लॉट या लैंड कुछ भी लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे जो पहला प्राइम कंसर्न होता है, सबसे पहला जो आपके दिमाग में चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको लोन कितना मिलेगा। अगर वो चीज़ आपको क्लियर है कि आपको इतना लोन मिलना है तो आप बजट बनाने में आप बहुत एक्यूरेट होंगे। एक एग्जांपल अगर लेते हैं, आपको ये पता चल जाए कि जो फैक्टर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होम लोन एलिजिबिलिटी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर इससे मुझे ये पता चल जाए कि 22 लाख रुपया ही लोन मिलना है और आपके पॉकेट में 5 लाख रुपया है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप 27 लाख तक का फ्लैट ले सकते हैं। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो किसी को भी आप इजीली कह सकते हैं कि 25 के आसपास का फ्लैट आप मुझे दिखा दो, तो उसमें चाहे 2 BHK आए या 3 BHK आए, आप अपने हिसाब से उन्हें आप बोलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको क्लैरिटी रहेगी कि इससे ऊपर का मुझे फ्लैट देखना ही नहीं है। क्योंकि कितनी बार जब आप मार्केट में जाते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसा होता है, आपने बोला कि 25 का फ्लैट देखना है, लोग 28 भी दिखा देते हैं, 30 लाख का भी दिखा दिए, 35 लाख भी दिखा दिए। तो ऑब्वियस है आपका बजट जितना हायर साइड जाएगा फ्लैट उतना अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमारा बजट 27 लाख रुपए का है तो हम अपने आप को उतना ही में कंसाइज रखेंगे और उतना ही का फ्लैट देखेंगे। इससे आपका भी टाइम बचेगा और जिनके पास आप जा रहे हैं उनका भी टाइम बचेगा। बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रेडिट हिस्ट्री। फ्रेंड्स, क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोन का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पार्ट है ना आपके सिबिल स्कोर पे डिसाइड होता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। सिबिल स्कोर एक्चुअली होता क्या है? सिबिल स्कोर वो चीज़ है जो बैंक या जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो आपको एक स्कोर देती है जिसको सिबिल स्कोर कहा जाता है। स्कोर आपका उस चीज़ पे डिसाइड होता है कि जब आपने बैंक से कोई भी लोन लिया है, कार लोन, पर्सनल लोन या बाइक लोन, कोई भी आपने लोन लिया है, उसका आपने पेमेंट कैसे किया है, टाइम टू टाइम आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, या आपका कोई चेक बाउंस हो गया है, या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो टाइमली पेमेंट है वो आपने किया है कि नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपका जो स्कोर है वो बहुत सिबिल स्कोर है
वो इफ़ेक्ट करेगा और उसी के बेस पे फिर आगे आपको लोन मिलने में आसानी हो सकती है और दिक्कतें आ सकती है। जनरली 750 सिविल स्कोर से, अगर 750 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो वो अच्छा सिविल स्कोर समझा जाता है। उससे अगर नीचे है आपका, अगर 650 700 है तो वो सिविल स्कोर अच्छा नहीं माना जाता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा ख़राब है तो आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि जब भी आप बैंक से कोई लोन लें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो टाइम से उसका पेमेंट करें, क्योंकि अभी से पूरा जीवन पड़ा हुआ है आपको कोई भी लोन लेने के लिए, और उसमें आपका ये सिविल स्कोर बहुत मैटर करेगा। तो सिविल स्कोर का बिल्कुल ध्यान रखें, ये आपके जो एलिजिबिलिटी है उस पर ये फ़र्क डालेगा। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि मोटा मोटी आप ये मान के चलें कि अगर आपकी फ़िक्स इनकम 40,000 रुपया है, आप उसमें से 10,000 की आपकी कोई EMI आ रही है ऑलरेडी, तो आपके पास 30,000 बचता है, और 30,000 का 50% इन लाख में बैंक आपको लोन देगा। मीन्स आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 15 लाख की है। लेकिन अगर आपकी कोई EMI नहीं जा रही है, रनिंग जो EMI है कार की, बाइक की या पर्सनल लोन की, अगर वो नहीं जा रही है, 40,000 पूरा का पूरा आपका इनकम है, इसका ये मतलब हुआ कि 40,000 का 50% इन लाख, लाइक इसका अगर 50% करेंगे तो 20 लाख की आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। 2-3 लाख रुपए नीचे ऊपर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैक्टर। तो चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। क्वालिफिकेशन भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क डालता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, जिस पे ग्रोथ मिलती है, लाइक अगर मैं MBA की बात करूं या CA की बात करूं या कोई BTech है, तो उस कंडीशन में बैंक को लगता है कि क्वालिफिकेशन अच्छी है तो इनका ग्रोथ होगा, तो वहाँ भी आपकी एलिजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद एज के अनुसार आपका जो लोन का टेन्योर मिलता है, 5 साल से लेकर 30 साल तक आप लोन ले सकते हैं। तो एज फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। अगर आपका एज 50 साल का है तो आपको जनरली 10 साल के लिए ही लोन मिलेगा। जो प्राइवेट जॉब में है उनका 60 साल तक वर्किंग कंसीडर किया जाता है, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका 65 साल तक कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर कोई 25 साल हैं, जिनकी उम्र 25 साल है, और अगर वो 30 साल के लिए लेते हैं लोन, तो वहाँ एलिजिबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, 2-3 लाख रुपए उनको ज़्यादा मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयर कैटेगरी की। ये भी फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर उसकी अलग बात होती है, लेकिन अगर आप सैलरीड हैं तो जो एम्प्लॉयर है आपका, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उसकी भी कैटेगरी होती है ABC करके। तो कैटेगरी वाइज भी कितने अच्छे कंपनी में आप काम करते हैं उस पे भी आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी। अब आइए फैमिली बैकग्राउंड। जनरली फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर कोई ऐसे हैं जो BPO में काम करते हैं तो बैंक चूँकि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेता है जो BPO में जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एट्रिशन रेट ज़्यादा होता है। तो अगर कोई BPO में जॉब कर रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके मदर कहीं वर्किंग है या फादर कहीं वर्किंग है, तो फिर वहाँ इस बात का फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद डिपेंडेंट पे आइए। डिपेंडेंट मीन्स अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ तो मैं कितने लोग हम पे डिपेंडेंट है, कितने जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे 2 अगर बच्चे हैं तो 2 जो छोटे बच्चे हैं वो हम पे डिपेंडेंट है, तो हमारा खर्चा उस हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन अगर हमारे मदर फादर भी हमारे साथ हैं, हमारे जो ग्रैंडपा हैं, ग्रैंड माँ हैं, अगर वो भी हमारे साथ हैं, तो डिपेंडेंट 6 हो गए। तो आप जितना अर्निंग करते हैं उसी हिसाब से आपका एक्सपेंस भी होगा, तो बैंक उस चीज़ को भी देखता है। उसके बाद ये आपका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, वो भी एक मैटर करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ कैसा है, आपकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर आपके होम लोन एलिजिबिलिटी पे फ़र्क डालता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको
कुछ चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी। और अगर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत आपको लगती है उनको शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।